नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ही सैयद सज्जादुल हसनैन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाजरीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि हिंदुस्तान में आपने देखा कि अक्सर ये कहा जाता है कि अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आया। तो बहरहाल हम गुस्से की बात करते हैं तो कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि गुस्सा उनकी नाक पर होता है, यानी फौरी बरहम हो जाते हैं। ये जो कैफियत होती है आप देखेंगे कि बीपी की वजह से होती है या फिर बौखलाहट की वजह से होती है या फिर जो इंसान अच्छा होता है उसकी भी ये अलामत होती है, यानी वो आपको फटाफट बात कर देगा फिर लेकिन बारिश की तरह बरसेगा लेकिन फिर एकदम सुकून हो जाएगा। तो बहरहाल अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आया? कभी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गुस्सा आता है लेकिन वो जाहिर नहीं करते। इसी तरह अगर आप देखेंगे अमित शाह का भी जब गुस्सा आता है तो सिर्फ वो कहा जाता है कि वो गुस्से का इजहार एक फ़ोन के ज़रिए करते हैं। तो बहरहाल बात कर रहे हैं हमारे साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर की। जगदीप धनकर एक ऐसा कैरेक्टर है जो मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के साथ लड़ाई झगड़ों के लिए या फिर बहैसियत गवर्नर उनके जो इक़दाम थे उसके लिए बदनाम भी हुआ, मशहूर भी हुआ। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में कहा गया है कि ये बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चलाता रहा, गवर्नर के ओहदे पर भी फायज होने के बावजूद भी और नायब सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज होने के बावजूद भी। तो बहरहाल ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस कैरेक्टर के नाक पर गुस्सा है। लेकिन अचानक आप देखेंगे कि 74 ईयर्स है जगदीप धनकर की उम्र, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से 1 साल छोटे हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जगदीप धनकर से अपोजिशन बहुत परेशान थी, लेकिन क्या पता कि बीजेपी की जो क़यादत है वो भी परेशान थी। तो बहरहाल अब रास्ते से हटा दिया गया, उनको घर भिजा दिया गया। क्यों भिजाया गया, किस लिए भिजाया गया, इसके बारे में आपको बता दूं कि एनडीटीवी में सज्जाद साहब एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इस तमाम खजिए के पीछे, इस तमाम ड्रामे के पीछे या जो वाक़या हुआ है उसके पीछे एक फ़ोन कॉल है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जगदीप धनकर ने जो 74 साल के हैं ये बात कही थी कि मैं अगस्त 2027 तक ओहदे पर फायज रहूँगा। लेकिन आप देखेंगे कि कल मानसून इजलास शुरू होता है राज्यसभा का और उसके सदर नशीन भी जगदीप धनकर थे। तो बहरहाल पूरी दिन कार्रवाई चलती है और उसके बाद अचानक 9:30 बजे वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देते हैं। अब खुलासा ये हुआ है कि पार्टी क़यादत की तरफ से एक फ़ोन आया था, मरकज़ की जानिब से एक फ़ोन आया था, जिसके बाद वो इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। ये भी कहा जा रहा था कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती। लेकिन क्या वजूहत है कि जगदीप धनकर जो मोदी की और आरएसएस क़यादत की तारीफ़ करते नहीं थकते, अचानक उन पर इस तरह का इताब क्यों नाजिल हुआ, ये सोचने वाली बात है। तो ये भी कहा जा रहा है जगदीप धनकर ने अपोजिशन के स्पॉन्सर्ड जो एक नोटिस थी उसे कबूल कर लिया था और ये नोटिस थी यशवंत वर्मा, ये हाईकोर्ट के जज हैं जिनके घर से आप देखेंगे कि कितना कैश निकला था और वो भी उस वक्त पता चला जबकि वहाँ आग लगी थी। तो करोड़ों रुपए वहाँ जल के खाक हो गए। तो उस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट की जो नोटिस दी गई थी अपोजिशन की, इन्होंने कबूल कर ली और ना सिर्फ कबूल की बल्कि राज्यसभा के सेक्रेटरी से कहा कि जो ज़रूरी इक़दाम है वो किए जाएं। जैसे ही इस बात का पता हाईकमान को चला, हाईकमान की जानिब से यानी मरकज़ की जानिब से एक फ़ोन गया, उसके बाद जगदीप धनकर का सब कुछ कैरियर ख़त्म हो गया। सज्जा साहब, आप क्या समझते हैं कि अब बीजेपी में हकीकत में जो इक़्तिदार के मरकज़ हैं वो मोदी और अमित शाह के अलावा कोई है ही नहीं? बिल्कुल, देखिए यही कहा जा सकता है। नायब सदर जमहूरिया को, राज्यसभा के चेयरमैन को जो है जी महज एक दबाव की वजह से, एक फ़ोन की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है। जी आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या सूरत हाल हो गई है कि राज्यसभा के चेयरमैन जिनके हाथ में पूरे राज्यसभा की कार्रवाई होती है, जिनको जो है एक अहम तरीन जो है आइनी ओहदा है ये,
नायब सदर का जो है अहम तरीन आईनी ओहदा है। और राज्यसभा के जितने कामकाज होते हैं इसी चेयरमैन की जो है रहीने मिन्नत होते हैं जी जी। कि चेयरमैन कौन सा जो है बिल कैसे पास कराएंगे, कौन सा मामले को कैसे डील करेंगे, तहरीक अल्तवा या फिर जो है अपोजिशन के जो है डिमांड्स को कैसे जो है फुलफ़िल करेंगे, कायदे के साथ बहस कराने की जो बातें होंगी उसको बहस के लिए इजाज़त देंगे या नहीं, वोटिंग कैसे होगी, बिल मंजूर कैसे होंगे, सारी चीज़ें जो है चेयरमैन राज्यसभा की जो है हाथ में होता है, कंट्रोल में होता है। लेकिन जिस तरीके देखिए आपने कहा, आपने एक अच्छा रिमार्क किया अभी के जो है आरएसएस और बीजेपी के और मोदी की जो है तारीफ करते नहीं थकते थे जगदीप धनखड़ जी। देखिए ये जो अब इस तरह के हालात हो गए हैं कि आप बीजेपी और आरएसएस की तारीफ करेंगे तो आपको ओहदे मिलेंगे। इससे पहले माजी में जगदीप धनखड़ जो है बंगाल के, मगरबी बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। वहाँ भी उन्होंने उनकी ममता बनर्जी के साथ इतनी शदीद इख्तिलाफात थे, उन्होंने ममता बनर्जी का नातखा बन करके रखा हुआ था और उनके इन्हीं कारनामों की बदौलत उनको प्रमोट किया गया, उनको नायब सदर का ओहदा दिया गया और फिर वो जो है राज्यसभा के चेयरमैन के ओहदे पे भी फायद रहे। राज्यसभा में आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान उनके रवैये पे हमेशा अपोजिशन नाला रही। जी जी। कई अपोजिशन ख़वातीन ने तक जो है एहतजाज किया था उनके ख़िलाफ़। जो राज्यसभा के अरकान थे जिसमें जया भादुरी पेश थे, उन्होंने कहा था कि उनको वो जो बात करते हैं वो इंतहाई जो है कभी कभी अहानत आमेज़ भी हो जाती है, मजाक के नाम पे जो है वो कभी कभी जो है ज़ीरक मजाक भी कर देते हैं, जिससे जो है ख़वातीन पे ज़ीरक जो है तंज कर देते हैं, जिससे कि जो है माहौल प्रागंदा हो जाता है या फिर बदमज़ाकी का माहौल पैदा हो जाता है। तो इससे पहले शिकायत भी की गई थी, सब कुछ किया गया था, लेकिन वो बड़ी मतलब है कि पूरी ताकत के साथ मोदी के साथ, हुकूमत के साथ, बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ खड़े नज़र आते थे। जैसा कि आपने देखा कि हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसले आए थे। आपको याद होगा इससे पहले वक्फ बिल का जो फ़ैसला आया था जिसमें हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त व सुस्त कहा था, बड़े ज़बरदस्त रिमार्क आए थे सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत के ख़िलाफ़। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट पे जो है उल्टे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए थे। निशिकांत दुबे का नाम भी आता है इस मामले में। और उस वक्त जगदीप धनखड़ ने भी जो है बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाए थे और कहा था कि जो है जो चीज़ें पार्लियामेंट में पास हो गई हैं उसको सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है मुदाखलत का हक़ नहीं होता। फिर उसके बाद आइन का मामला आया था। तो आइन के मामले में भी जगदीप धनखड़ ने बहुत सारे बयान देख के तनाज़ात पैदा कर दिए थे। अब देखिए हालिया दिनों एक जो है बयान आया था कि आइन में जो है आइन की तमहीद में ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर का वर्ड है ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी जगदीप धनखड़ ने बहुत पुरजोर अंदाज में ये हुकूमती बेंचों की हिमायत की थी। तो बहरहाल हर लम्हे, हर जो है सतह पे, हर कदम, हर रोज़ वो ये अहम तरीन ओहदे पे, आइनी ओहदे पे होने के बावजूद, मुल्क के नायब सदर जमहूरिया होने के बावजूद उन्होंने अपनी पोजीशन को बालाए ताक रखते हुए आरएसएस की, बीजेपी की, मोदी की, अमित शाह की जो है हिमायत की है। लेकिन एक मामले में वो हिमायत करने से रह गए तो फिर जो है उन पे जो है किस तरह का अताब नाजिल हुआ कि उन्हें रातों रात अपनी जो है तबीयत की नासाजी का बहाना करके इस ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब देखिए अगर इस्तीफ़ा देना होता तो मानसून इजलास से पहले भी वो इस्तीफ़ा दे सकते। नहीं, अचानक हो गया है, फोन जब आया है। मानसून इजलास में शिरकत ही नहीं करते। अगर वाकई उनकी तबीयत नासाज होती, शायद ख़राब होती तो इजलास में शिरकत ही नहीं करते, बल्कि शिरकत से पहले ही वो इस्तीफ़ा दे देते। तो मानसून का इजलास हुआ, ज़बरदस्त शोर शराबा हुआ, बहुत हंगामे हुए। अपोजिशन ने जो है ऑपरेशन सिंदूर पे जो है बहस कराने के लिए बड़ा मुतालबा किया था चेयरमैन राज्यसभा जगदीप धनखड़ से, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी थी। सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीर आके जो है कभी कभी ज़मीर जो है अपना फ़ैसला कर देता है। जी। तो ज़मीर की सुनी गई एक बार, तो फिर उनको ओहदा छोड़ना पड़ा। हम तो यही कहेंगे।
जी हाँ, है बिल्कुल। क्या नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा है। जी। वैसे भी ज़मीर बाज़मीर लोगों में होता है, जी। अब हर किसी में ज़मीर नहीं होता। जी और बिल्कुल। आप देखेंगे कि ये ज़मीर फ़रोश होते हैं अक्सर, जी। जो आवाम को मजहबी खतूत पर तकसीम करते हैं, जी। फ़िरका परस्ती को आगे बढ़ाते हैं, फ़रोग़ जी। देते हैं और जानवरों के नाम पर इंसानों का कत्ल करवाते हैं। ये ज़मीर फ़रोश नहीं बल्कि वतन फ़रोश भी होते हैं। और ये आपको अंदाज़ा कीजिए कि मैं किस बारे में कह रहा हूँ। और हमारे मुल्क में ज़मीर फ़रोशों की कमी नहीं है, और ख़ुद आप देखेंगे कि हमारे मिल्लत में भी ज़मीर फ़रोशों की कमी नहीं है। ना सिर्फ मिल्लत बल्कि आलमी सतह पर भी देखेंगे तो ज़मीर फ़रोशों की कमी नहीं है। तो बहरहाल एक फ़ोन आता है, फ़ोन के बाद ये कहा जा रहा है सज्जा साहब, एनडीटीवी की एक रिपोर्ट भी आई है, तो बहरहाल उस ज़मीर फ़रोशी की जो आपने बात की है, बहरहाल हम उस पर बात करेंगे, लेकिन फ़ोन की बात करेंगे। जगदीप धनखड़ को एक फ़ोन आता है, उसके बाद जगदीप धनखड़ गुस्से में आ जाते हैं और सख्त रिमार्क करते हैं और कहते हैं क्या मेरे इख्तियारात नहीं है, इस तरह की गुफ्तगू एक ज़राए का कहना है। तो बहरहाल वो फ़ोन कौन किया, किसने किया, किसने करवाया, ये एक अहम सवाल है। और आपको ये भी बता दूं कि फिल वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र का मौक़िफ़ भी बहुत कमज़ोर हो गया है। आरएसएस अब नहीं चाहती कि जेपी नड्डा की तरह यानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोई अपना आदमी मुसल्लत करें यानी बीजेपी के क़ियादत में। और एक अहम बात ये हो गई है कि उनकी जो मकबूलियत गिरी है नरेंद्र मोदी की, उससे भी आरएसएस को एक नई हिम्मत मिली है। और आरएसएस के जो सरबराह ने 75 साल की उम्र की तकमील के बाद आराम करने का जो मशवरा दिया है, बिलवास्ता मशवरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए है। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हों या फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, या फिर आप देखेंगे कि मानसून सेशन यानी पार्लियामेंट के मानसून सेशन से कबल उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर 18 मिनट तक अखबारी नुमाइंदों से खिताब किया, लेकिन कोई सवाल जवाब वहाँ नहीं हुआ, बस एक तरफा खिताब हुआ। तो बहरहाल उनका मौक़िफ़ भी बहुत कमज़ोर हो गया है और आरएसएस अब उन पर दबाव डाल रही है। और हो सकता है कि बौखलाहट के नतीजे में इसी तरह की कोई इत्तला सितंबर से पहले भी सुनने में आ सकती है, क्योंकि गुस्सा किसी को भी आता है। और आप देखेंगे कि 74 साल की उम्र में जो बीपी का हाल होता है, जो सेहत का हाल होता है, जो दिमागी हालत होती है, उसके बाद जगदीप धनखड़ उसकी बेहतरीन मिसाल है। वो तो 74 साल के हैं, मोदी जी 17 सितंबर 2025 को पूरे 75 साल के होने वाले हैं। अब देखना है आरएसएस किस तरह अपने पत्ते खोलती है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का क्या होता है। अब तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस में बहुत ज़्यादा बेचैनी फैली हुई है और अंदरून जो दरूने खाना जो है, बहस व मुबाहस का सिलसिला भी जारी है। और एक बार सज्जा साहब आपने ये कहा कि जगदीप धनखड़ जो है आरएसएस की तायद में, मोदी की तायद में इतने बड़ी बड़ी बातें करते थे और उस तरह के लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर फायज किया जाता। आप अंदाज़ा कीजिए, इंद्रिश कुमार अब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सरबराह हैं, आरएसएस की ये झैली तंजीम है। आप अंदाज़ा कीजिए, जितने आप जामिया मिलिया इस्लामिया देख लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख लीजिए, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम चांसलर्स है, उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो इंद्रिश कुमार के आदमी हैं या इंद्रिश कुमार से मुलाकात करते हैं, उनके गुड बुक्स में शामिल होते हैं, तो उन्हें चांसलर बना दिया जाता है। तो ये आरएसएस की पॉलिसी है। आरएसएस तमाम मुकामात पर अपने लोगों को बिठा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन देखिए, चाहे वो कानून साजी की बात हो, चाहे वो कानून नाफिज करने की बात हो, चाहे अदालतों में फ़ैसले सुनाने की बात हो, चाहे वो जो है इलेक्शन कमीशन की बात हो, चाहे वो सीबीआई की बात हो, चाहे वो कोई मतलब है कि जितने आईनी इदारे हैं, हर आईनी इदारे में अगर जो है इस तरह के लोग बैठेंगे जो सिर्फ इशारों पे काम करना चाहेंगे, जिनको कानून से कोई मतलब नहीं होगा, जिनको इंसाफ से कोई मतलब नहीं होगा, जिनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं होगा, जो है इंसानियत, इंसाफ, ज़मीर, हर चीज़ को बालाए ताक रख के सिर्फ अपने आका की सुनना चाहेंगे, उन्हें कोई मतलब। देखिए अब जो ईडी के बारे में और सीबीआई के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में कैसे कैसे रिमार्क आ रहे हैं। जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जो फैसला सुनाया था, हंस रहे हैं लोग, उस बारे में जो है कैसे रिमार्क आए थे। मतलब यहाँ बैठे लोगों को किसी की परवाह नहीं है, बस उन्हें परवाह है तो अपनी कुर्सी की और अपने आकाओं को खुश करने की, ऐसा मालूम होता है। उसमें कोई एक ज़मीर फरोश अगर जो है वक्ती तौर पे नाराज़ हो जाता है तो फिर उससे इस्तीफ़ा मांग लिया जाता है। अब यही एक फ़ोन का राज है। देखिए वो फ़ोन कहाँ से आया था, किसने किया था, वो भी राज उस फ़ोन पे जो है जगदीप धनखड़ ने जो है क्या जो है बातें सुनाई थी, क्या उन्हें गुस्सा क्यों आया। यकीनन आपने कहा कि अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है,
तो ये सारी बातें आएंगी, लेकिन शर्त ये है कि जैसा कि आमतौर पे कहा जाता है कि जब लोग बड़े ओहदों से निकल के गोशा नशीनी की ज़िंदगी में चले जाते हैं तो एक किताब लिखते हैं अपनी जो है जी हाँ, जी हाँ। अपनी हयात पे एक एक जो है बायोग्राफी और लिखते हैं या फिर एक किताब लिखते हैं जी, जी। किसी मौजू पे। तो उन किताबों में ये अहम इंकशाफात भी किए जाते हैं। तो हम भी मुंतज़िर रहेंगे जगदीप धनकर की किताब के, क्या लिखते हैं क्या लिखते हैं, और देखते उनको हैं। गुस्सा क्यों आया उस बारे में भी वो जी, बताएंगे। बिल्कुल। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना में तेलंगाना जी-टेट मुनक़िद हुआ था जून 2025। उसके नताइज का ऐलान कर दिया गया है और आपको ये बताना ज़रूरी है कि 90,205 उम्मीदवारों ने 2 पर्चों पर मुश्तमिल इस इम्तिहान में शिरकत की थी। और ये कहा जाता है कि अब जो खबर आई है सियासत टीवी को जो मौसूल हुई है वो ये है कि तकरीबन आपको 30,649 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि 7 ज़बानों में ये इम्तिहान मुनक़िद हुआ था, जिसमें तेलुगु सरफ़हरिस्त है, सेकंड नंबर हिंदी है और थर्ड पे उर्दू है, कन्नड़ा, मराठी, तमिल और बंगाली में इस इम्तिहान का इनेकाद अमल में आया था। मैथमेटिक्स और साइंस जो है या सोशल साइंसेस के पेपर होते हैं सजा साहब, और इसमें जो कामयाब होते हैं उसकी बुनियाद पर उन्हें बहैसियत टीचर उनका इंतखाब अमल में लाया जाता है, उनको तकर्रुर किया जाता है। पेपर 1 में तकरीबन 47,224 उम्मीदवारों ने शिरकत की, 29,043 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए और इस तरह नतीजा जो रहा 61.50 रहा। यानी पेपर 1 की बात मैं कर रहा हूँ। और पेपर 2 जो है 48,998 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि जो क्वालिफाई हुए हैं 17,574 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस तरह जो रिज़ल्ट आया है पेपर 2 का वो 35.87% आया है। तो सजा साहब, आप देखेंगे कि जो मेहनत करते हैं यकीनन कामयाब होते हैं। बिल्कुल, देखिए हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बाद, चाहे वो एमसेट की बात हो, चाहे वो नीट की बात हो, चाहे वो जेईई की बात हो, चाहे वो यूपीएससी की बात हो, चाहे जो है दीगर जो है सिविल सर्विसेज के इम्तहानात की बात हो, यहाँ इन इम्तहानात में कामयाब वही होता है जिसने सख्त मेहनत की होती है और सख्त मेहनत के जवाब में ही रैंक आते हैं। तो यकीनन जो एक अच्छे रैंक के साथ इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं और तवक्को करते हैं कि आगे वो जो है इंजीनियरिंग की जो है अपनी तालीम, आला तालीम में जो है वहाँ भी वो अपने रैंक, बहुत शानदार रैंक के साथ जो है मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि घर का नाम रोशन करेंगे। यकीनन देखिए, आप मेहनत करेंगे, आपके रैंक होंगे, आपकी जो है मेरिट होगी, आपका जो है क्लासरूम्स में भी आपका मेरिट होगा, तो तभी आपकी तरक्की होगी। तो तरक्की की बुनियाद मेहनत है, तरक्की की बुनियाद जो है तालीम है, तरक्की की बुनियाद इल्म का हासिल करना है, तरक्की की बुनियाद सख्त मेहनत के साथ इम्तिहानात में जो है शिरकत करना है। और यही सारी जो है तरक्की की बुनियादें इंसान को बुलंदी अता करती हैं, सरबुलंदी अता करती हैं। ये हमारी कौम को, हमारे कौम के बच्चों को इस बात को समझना होगा, इस बात का एहसास करना होगा। जब तक बच्चों में जो एहसास पैदा नहीं होगा उस वक्त तक वो जो है अच्छी तालीम, अच्छे जो है रैंक्स, अच्छे जो है मेरिट नहीं ला सकते। तो जब जब रिज़ल्ट आते हैं तो यही कहा जाता है, जब जब रिज़ल्ट आते हैं तो बच्चों को यही मशवरा दिया जाता है कि देखिए, जिसने मेहनत की उसने रैंक लाया, जिसने रैंक लाया उसको सीट मिली बहुत आसानी से, जिसके रैंक 1-2 नंबर से भी कम रह गए उसको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितनी जो है उसको जो है ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ता है। तो ये इम्तिहान की तैयारी में अगर जो है इस जानिब तवज्जो दी जाए, सख्त मेहनत की जाए, तो यकीनन वो सुरखरू होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये हमारे प्रोग्राम के दौरान हम बाज़ आपको ऐसे मसाइल भी बताते हैं, दीनी जो बातें हैं, अहादीस मुबारका, उसके बारे में भी आपको वाकिफ़ करवाते हैं। जहाँ तक सजा साहब तालीम का सवाल है, आप देखेंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दामाद रसूल, शेर खुदा, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म का जो अंदाज़ है, आप अंदाज़ा कीजिए कि यहूदी भी अगर आते तो वो लाजवाब हो जाते। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, यानी अतराफ़ अकनाक से लोग आते, आपके इल्मी गुफ्तगू करते और ऐसे ऐसे मसाइल हल कर देते थे, बैठे बैठे लोग हैरान रह जाते थे। तो बहरहाल अपने बच्चों को अगर हम ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो इल्मी कारनामे हैं, जो आपके फरमान हैं,
उस बारे में वाकिफ़ करवाएं तो यकीन मानिए कि बच्चों में इल्मी ज़ौक़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की तरफ चलते हैं, लेकिन उस ख़बर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि फ़लस्तीनियों की ख़बरों से है। अब तो हाल ये हो गया है इसराइल की दरिंदगी का, अब वो शोहदा को भी शहीद करता जा रहा है, यानी ख़बरों को मिसमार कर रहा है, ख़बरों पर बमबारी कर रहा है, और जिन ख़बरों में जो शहीद होते हैं वो ज़िंदा होते हैं और अपना रिज़्क़ हासिल करते हैं, तो बहरहाल उन शोहदा को फिर दोबारा शहीद कर रहा है। तो ये देखें, दुनिया में आप ये देख सकते हैं कि मुसलमान बार बार शहीद होना क्यों चाहता है। अगर देखना है तो गज़ा जाइए और गज़ा में इसराइल की दरिंदगी को देखिए, इसराइल के कत्ले आम को देखिए, इसराइल के आप देखेंगे हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को देखिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हम सब ज़मीर फरोश हो गए हैं, ना हम में इस कदर बेहिसी छा गई है कि हम उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते और ना ही अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर सकते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म किस तरह हो रहा है, और ये पूरे वसूख से बता रहा हूँ मैं शायद नहीं बक रहा हूँ, बल्कि आपको बता दूँ कि फ़लस्तीन में हर रोज़ 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी सिर्फ और सिर्फ इमदाद लेने, ग़िज़ाई इमदाद हासिल करने जब पहुँचते हैं तो उन पर गोलियाँ चलाई जाती हैं, उन पर बमबारी की जाती है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, जिनमें बच्चों की अक्सरियत है। आपको ऐसे तस्वीर नज़र आएंगे, ऐसे मनाजिर दिखाई देंगे जहाँ बच्चों के हाथ में खाली प्लेट है और वो बहुत ही तकलीफ के साथ अपने प्लेट्स जो हैं, अपने बर्तन आगे बढ़ा रहे हैं ताकि ग़िज़ा हासिल करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कम अज कम 500 मैट्रिक टन ग़िज़ाई अशिया को जला दिया गया। सजा साहब, क्यों जलाया गया? इस बहाने से जलाया गया कि उसकी इस्तेमाल की जो मुद्दत है, वो एक्सपायरी जो डेट है वो ख़त्म हो चुकी थी, और ये 500 मिलियन टन जो है, एक डेमोक्रेटिक रुकन जो सेनेट के रुकन है अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का, उसने ये इंकशाफ किया है, अमरीकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि ये जो 5 मैट्रिक टन ग़िज़ाई अशिया को जलाया गया, वो एक माह तक 27,000 फ़लस्तीनी बच्चे खा सकते थे। यकीनन देखिए कितनी दर्दनाक बात है। कल ही हम लोग बात कर रहे थे रियाज साहब जी कि वहाँ की हेल्थ जो है अथॉरिटीज़ ने जो है एक जो है रिपोर्ट जारी की थी कि 19 फ़लस्तीनी भूख से अपनी जानों से हाथ धो बैठे, और उन्होंने कहा कि ये 19 तो आज का आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि पीछे सैकड़ों फ़लस्तीनी जो है भूख से अपनी जानों से अब दम तोड़ रहे हैं अपना। मतलब ये कि जब आप महीनों खाने से महरूम रहते हैं तो आपके जो है आज़ाए रिज़ा धीरे धीरे जो है ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ ग़िज़ाई क़िल्लत इतनी बदतरीन है कि माएँ अपने हिस्से की रोटी बच्चों को देकर खुद भूखी रह रही हैं। अरे कचरे से, कूड़ा करकट से ग़िज़ा तलाश कर रहे हैं बच्चे। तो माएँ बाप, घर के जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो सारे के सारे जो एक रोटी मिलती है वो बच्चों को देख के खुद भूखे रह जाते हैं। और इस भूख की वजह से महीनों से वहाँ पे जो है लोग भूख को बर्दाश्त करते करते अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत दर्दनाक वाक़या है, बहुत दर्दनाक हालात हैं। देखिए आप जो है इज़राइल की सफाकी का ये आलम है कि वो शहीदों के कब्रों पे भी बमबारी कर रहा है। यकीनन देखिए शहीद आज़म इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन का जो करबला में जिस तरह से जो है जिस तरह से शहीद किया गया था, पानी छीन के, खाना रोक के, पानी छीन के, उस तरह के हालात गज़ा में बनाए जा रहे हैं। आज के यजीद जिस तरीके से गज़ा में जो है जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, वो कितना दर्दनाक मंज़र है। और अफसोस का मकाम तो ये है कि दुनिया खामोश तमाशाई है। वहाँ लोग रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं, बमबारी से मर रहे हैं, निहत्ते मासूम लोगों पे जो है बमबारी की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है, और दुनिया खामोश तमाशाई है। सिर्फ बयान जारी होते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा बयान जारी करता है कि रोटी रोकी जा रही है, ना रोकी जाए। कोई और मुल्क बयान जारी करता है कि पानी रोका जा रहा है, ना रोका जाए। लेकिन कोई भी इस बात की हिम्मत नहीं कर रहा है कि वहाँ अपनी फ़ौज उतारे, वहाँ से जो है इजराइली फ़ौजियों को हटाए और अपनी निगरानी में वहाँ के लोगों को खुराक और पानी का इंतज़ाम करे। किसी की हिम्मत नहीं है। क्या इतनी बड़ी दुनिया महज एक छोटे से जो है कित्ता जो 40 किलोमीटर के और जो है 10 किलोमीटर चौड़ा और 40 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, एक गज़ा की पट्टी, उसमें बसे हुए 7-8 लाख लोगों की जो है ज़िंदगी को बचाने की भी हिम्मत नहीं रखता। क्या इतनी बेबस है ये दुनिया? चाहे वो आलम अरब हो, चाहे वो आलम इस्लाम हो, चाहे यूरोप हो,
चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, ये सारे के सारे इंसानियत की जो है दुहाई देते हैं। लेकिन यहाँ इंसान बेबसी से मर रहे हैं, तड़प के मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, और उन बच्चों की सिसकियाँ तक जो है उनको नज़र नहीं आती। भूख से सांस टूटती हुई उनकी बिल्कुल महसूस नहीं होती, नज़र नहीं आती। इससे बड़ा अलमिया दुनिया में और क्या हो सकता है। यकीनन ये जो वाक़यात हो रहे हैं, ये वाक़यात और वो बच्चे, वो जो गज़ा के लोग हैं, उनकी आह खाली नहीं जाएंगी। दुनिया आगे किस तरह की तबाही से दो चार होगी कोई नहीं जानता। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का सवाल है, ये अमेरिका और इसराइल की यानी कायम करदा फाउंडेशन है। वहाँ पर जो भी लोग जा रहे हैं गोलियों का शिकार हो रहे हैं, इमदाद उन्हें नहीं दी जा रही है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर फ़लस्तीनियों को वहाँ पर बुलाया जा रहा है, फिर उसके बाद बमबारी की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जहाँ तक ज़मीर फ़रोश लोगों का सवाल है, ममालिक भी ज़मीर फ़रोश होते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ ममालिक का जो अमेरिका और इसराइल के हामी है, उनका ज़मीर जाग गया है और उन्होंने कम अज़ कम 28 ममालिक ने गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसकी मज़म्मत की है और कहा है कि बहुत गलत काम हो रहा है और इंसानियत तड़प रही है, बिलक रही है। और इसराइल को और अमेरिका को फौरी वहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ रोकनी चाहिए, ये जंग बंद करनी चाहिए, क्योंकि अब तक हज़ारों की तादाद में बच्चे शहीद हो चुके हैं, ख़वातीन अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुकी हैं और इसके लिए जिस तरह खाना पानी बंद कर दिया गया है वो गैर इंसानी अमल है और इससे इंसानी बहरान बढ़ सकता है, इन ममालिक ने कहा है, जिसमें आपको बता दूं कि यूके भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है और दीगर 26 ममालिक शामिल है, यानी 28 ममालिक ने ये बात की है। वैसे में नाज़रीन, इस तरह ये तो बात की जा रही है, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए। अमेरिका और इसराइल इन ममालिक की तनकीद को रद्द करते हुए कहते हैं कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ में ये काम कर रहे हैं और इसके लिए हमास जिम्मेदार है। बेशर्मी की हद हो गई है। यानी 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक कम से कम 60,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 1,50,000 के करीब जख्मी हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।